नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में हर हिंदुस्तानी अपने अपने अंदाज में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वैसे स्वतंत्रता के 7.5 दशक के दौरान हर एक क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। बदलते वक्त के साथ कई बदलाव भी हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो बदलाव हुए हैं उनसे भारत कितना आगे बढ़ा, देश की कितनी प्रगति हुई, गरीब, किसान, महिला और युवाओं से लेकर नौकरी पेशा लोगों और छोटे कारोबारियों का जीवन कितना बदला, आजादी के 75 सालों के दौरान भ्रष्टाचार कितना बढ़ा और उस पर कब और कितनी लगाम लगी, आज महिलाओं की क्या स्थिति है, कितने उद्योग धंधे लगे, रोजगार का सृजन हो रहा है या नहीं, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किस हद तक पूरा हुआ है, वहीं राजनीति का स्तर सुधरा या फिर और गिरा। आज इन सब को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन 5 प्रणों के साथ उनके उस प्रहार पर भी बात करेंगे जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर किए। बात इस पर भी होगी कि क्या पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के साथ ही परिवारवाद पर प्रहार कर साल 2024 में होने वाले महारण के एजेंडे को सेट कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री के वार पर विपक्षी दलों के पिटारे में क्या कुछ खास है। अब जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे प्रण जिताएगा रण में। तो हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया और हमेशा की तरह अपने ही खास अंदाज में बोले। करीब 80 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलने के साथ 2047 के भारत का विजन पेश किया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने 5 बड़े प्रण लिए। पीएम मोदी ने पहले प्रण के रूप में विकसित भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया और देशवासियों से इसके लिए प्राण से जुटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा और कौन कौन से प्रण लिए, देशवासियों से क्या कहा, चलिए पहले इसे जान लेते हैं, आगे की बात उसके बाद करते हैं। तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है
एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिन 5 प्रणों का जिक्र किया है वो है विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों का कर्तव्य। पीएम मोदी ने सिर्फ 5 प्रण ही नहीं लिए बल्कि लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई के अपने संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत दिखती है लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई चेतना नहीं दिखती। देश को लूटने वालों को अदालत ने दोषी भी माना है। ऐसे भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ जनता का साथ मांगा। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में देश के 130 करोड़ लोग उनका साथ दें ताकि यह देश जीत पाए। खैर, इस पे भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के भारत के लिए जो विजन पेश किया वो कितना असरदार है। 5 प्रणों से देश कैसे और कितनी जल्दी बदलेगा। वहीं परिवारवाद पर पीएम मोदी ने जो प्रहार किया है उससे क्या भ्रष्टाचार मिट पाएगा। चलिए अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता और पूर्व एमएलसी मेंबर शशांक यादव जी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी जी। विकास जी, आपका स्वागत है। और बिहार से जेडीयू महासचिव सोहन सिंह हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। और स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी। झा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी। गौरव जी, बाकी प्रण तो लिए हैं, अच्छी बात है, 2047 तक का विजन पेश किया उन्होंने, लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन 2 मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी का कुछ ज्यादा ही ध्यान था। किसके लिए कह रहे हैं? कौन सी संस्थाएं परिवारवाद से जकड़ी हुई हैं राजनीति के अलावा? देखिए, देश जब आजाद हुआ 1947 में, जब स्वाधीनता हमें मिली जी, तो कमोबेश आप ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि कहीं न कहीं परिवारवाद की जो एक जड़ थी वहीं से शुरू हुई।
जी। और वो नेहरू जी के कार्यकाल के खत्म होने के बाद जी। 19 वर्ष तक लाल बहादुर शास्त्री जी जब आए तो आपने देखा कि किस तरीके से उनको साजिशन ताशकंद में उनके साथ जो दुर्घटना घटी, अब उनकी स्वाभाविक मौत हुई या उनकी हत्या की गई ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार मजबूत होते चले गए लोकतंत्र में, और जो लोकतंत्र के जो वोटर थे, जो वास्तव में जो उसके सजग प्रहरी थे, वो कमजोर से कमजोर होते चले गए और धीरे धीरे देश की संस्थाओं पर एक ऐसा कब्जा इन परिवारवादियों ने बनाया अपना कि वो कहीं से किसी को स्पेस देने के लिए तैयार ही नहीं थे कि एक आम नागरिक, एक कमजोर घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी देश की सर्वोच्च संस्थाओं तक पहुंच सके। गौरव जी मैंने पूछा, गौरव जी मैंने राजनीति की बात ही नहीं की थी। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा संस्थाएं परिवारवाद से जकड़ गई। राजनीति ठीक है, लोकतंत्र में परिवारवाद पे आप प्रहार करते रहे, करिए, लेकिन कौन सी संस्थाएं, ये किस ओर इशारा है? देखिए किसी देश की व्यवस्था में कोई भी व्यवस्था संस्थागत ही होती है, संस्थाओं के आधार पर ही चलती है। राजनीतिक व्यवस्था भी संस्थागत आधार पर ही चलती है, और परिवारवाद जब होगा तो उससे कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो अछूती रह जाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में परिवारवाद बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, समझ में आता है। जैसे आप देखिए, कोलोजियम ही देख लीजिए, हमारी न्याय व्यवस्था को ही देख लीजिए, न्यायपालिका को ही देख लीजिए, तो कोलोजियम व्यवस्था ने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया, एक ऐसी बाउंड्री बनाया जिसमें चंद परिवारों के ही लोग केवल वहां तक पहुंच सकते हैं, देश के न्यायाधीश बन सकते हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश बन सकते हैं। कहीं ना कहीं ये परिवारवाद जो है संस्थाओं के अंदर जो घर कर गया वो देश के लिए बहुत घातक रहा। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी का विजन सिर्फ बिल्कुल साफ है कि एक आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुआ व्यक्ति, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर देश की सर्वोच्च संस्थानों तक पहुंच सकता है। उसका रास्ता साफ करने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि दुनिया में लोकतंत्र की जननी है भारत, लोकतंत्र की जननी है भारत, क्योंकि यहाँ पे अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो क्षमता और योग्यता के आधार पर शासक बनाए गए हैं, इतिहास गवाह है इस बात का। तो मुझे लगता है उनका इशारा इसी तरफ था कि कहीं न कहीं जो संस्थाओं में जो जकड़न है परिवारवाद की, उसे भी खत्म करने की आवश्यकता है। और एक जो कॉलोनियल मानसिकता है, एक जो गुलामी की मानसिकता है, और उस गुलामी की मानसिकता के कारण जो भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, एक दोयम दर्जा और एक उत्तम दर्जा, ये जो मानने की जो व्यवस्था है, इसे अब तोड़ देने की आवश्यकता है, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। वो तभी समाप्त हो सकता है जब देश अपनी व्यवस्था पर, अपनी संस्कृति पर, अपने राष्ट्र के धरोहरों पर, मूल्यों पर गर्व कर सके, उसको पूरे दुनिया में स्थापित करने का मादा उठा सके, और वो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है। न्यायपालिका के अलावा मतलब आपका कहना है कि यूपीएससी से लेके पीएससी से लेके जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो संस्थाओं में काम करते हैं लोग, वो अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ने देते हैं, उन्हीं को नौकरी पेशे में लाते हैं। त्रिपाठी जी बिल्कुल आपने सही कहा। कोई भी संस्था, मैंने कहा ना, कोई भी संस्था, सिर्फ न्यायपालिका ही क्यों नहीं, कोई भी संस्था हो, उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद की जो एक कुत्सित जो कार्यशैली है वो दिखाई देती है, और उसे खत्म करने की, समाप्त करने की आवश्यकता है। उस पर प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। बहुत अच्छी, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था की बात नहीं की उन्होंने। जी चलिए, हमारे साथ विकास जी हैं, हम अब आपके पास आते हैं, फिर हम इस पे भी बात करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की है, और 7 साल 8 साल तो प्रधानमंत्री जी को ही हो गए, 8 साल काफी होता है भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए। मैं आता हूं आपके पास, विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी 5 प्रण लिए हैं, प्रण तो अलग अलग हैं, लेकिन उन्होंने परिवारवाद पे एक बार फिर प्रहार किया है। अभी परिवारवाद, संस्थागत परिवारवाद इस बार उन्होंने कहा है, राजनीतिक परिवारवाद नहीं कहा है। भ्रष्टाचार को लेके भी बात कही है, तो बात सही है। लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार परतें खुल रही हैं, 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ लोगों के घरों में मिल रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचार है ही। सबसे पहले तो प्रधान आपके राष्ट्रीय चैनल में मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। 76वें स्वतंत्रता दिवस, 76वें में हम पहुंच गए, तो मैं आप सबको उसकी बधाई देता हूँ, पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। और आपसे एक छोटा स्पीच पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने 5 प्राण बोले हैं कि प्रण बोले हैं? क्योंकि हम लोग को तो प्राण सुनाई दे रहा था वो।
5 प्राण प्रण करिए, 5 प्राण प्रण करिए, प्राण प्रण। जी जी जी, चलिए ठीक है, कम से कम वो तो बात स्पष्ट हुआ। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि जो संस्थागत परिवारवाद है वो जज अपने औलाद को जज बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज अपने औलाद को सुप्रीम कोर्ट में ला रहा है, आईएएस का बच्चा आईएएस बन रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहना क्या चाहते हैं और उनके जो प्रवक्ता है और उनके जो पार्टी के लोग हैं वो बताना क्या चाहते हैं। मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात, ये निश्चित तौर पर देखिए 8 साल नरेंद्र मोदी जी खो गए और उनकी अक्षमता, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी तो इसी से प्रकट हो रही कि लाल किले के प्राचीर से वो परिवारवाद, देखिए 2009 से, आप वरिष्ठ पत्रकार है भारत देश के, 2009 से अगर 2022 का सफर देखे तो भारतीय जनता पार्टी में 12% वंशवाद था, जो आज बढ़कर 2022 में 28% हो गया है। आप हर राज्य चले जाइए, कहां से ले आए आप विकास जी? आंकड़े कहां से ले आए? ये आंकड़े कहां से लेकर के आ गए आप जी? ये आंकड़े जारी हुए थे, हम लोग भी लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पर वंशवाद आप देखिए, छत्तीसगढ़ में आइए डॉक्टर रमन सिंह का वंशवाद देखिए, आप कर्नाटक चले जाइए, वहां पर आरएसएस भाजपा का वंशवाद देखिए। देखिए इसमें वंशवाद में भाजपा और आरएसएस आपको दोनों जोड़ना पड़ेगा। आप राजस्थान चले जाइए, वहां वंशवाद देखिए, सुमित्रा, वहां की जो वसुंधरा राजे जी है उनके सुपुत्र सांसद है। आप उत्तर प्रदेश आइए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में तो भाजपा और आरएसएस की लहलहाती हुई वंशवाद है। अगर आप आंकड़े उठा के देख लेंगे तो इन्हीं तमाम चीज से नरेंद्र मोदी जी बहुत परेशान है। गुजरात में वंशवाद है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंदर में। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी मैं फिर जिम्मेदारी से कर रहा हूं, उनकी बेबसी लाचारी दिख रही है। मध्य प्रदेश में धार जिले के अंदर में भी 3 दिन पहले 304 करोड़ का डैम बह गया, जनता का पैसा बह गया आरएसएस भाजपा राज में। उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड हाईवे एक्सप्रेस का उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया, वह हाईवे एक्सप्रेस जगह जगह से टूट गया, बह गया। अब आप बताइए त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री जी का जो जिनके कर कमलों से उद्घाटन हो रहा है उसमें भाजपा के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका मन दुखेगा कि नहीं दुखेगा? आप कर्नाटक आइए, भाजपा के नेता कहां से भ्रष्टाचार करने आ गए? ये तो अधिकारियों का काम है, चाहे डैम की बात की हो, सीपीडब्ल्यूडी सड़क बनाएगा, इसमें नेता कहां आ गए? जैसे तो सर अब सभी भ्रष्टाचार में अधिकारी करेंगे तो फिर तो यहाँ तो विषय खत्म हो गया राजनीति का। यहाँ पर तो फिर राजनीतिक व्यक्ति और जो सरकारें चल रही है, शिवराज सिंह जी का बड़ा बड़ा फोटो था, नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो, डैम में किसी अधिकारी का फोटो नहीं था हाईवे एक्सप्रेस में। अब आप कर्नाटक के अंदर में आइए, ठेकेदार ने कहा पीडब्ल्यूडी के कि मिनिस्टर मुझसे 40% कमीशन मांगते हैं, मैं नहीं दे पा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी मदद करिए। प्रधानमंत्री मदद नहीं कर पाया, वो ठेकेदार आत्महत्या कर लिया, उस मंत्री को दिखावे में हटा दिया, उसके ऊपर 200 धारा 304 का भी मुकदमा दर्ज हुआ, कायदे से 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अब इन तमाम चीजों को देख के देखिए त्रिपाठी जी, नरेंद्र मोदी जी भी एक व्यक्ति है, उनका भी एक आत्मा है, उनका भी एक शरीर है, उनकी आत्मा कलप रही है कि उनकी न सरकार में कोई सुन रहा है, न संगठन के अंदर में कोई सुन रहा है। भाजपा आरएसएस के लोग वंशवाद को बढ़ाने में लग गए हैं और जो उनकी सरकारें हैं, उनकी समर्थित सरकारें, वहां पर आप भ्रष्टाचार आप अपने आंखों से देख लीजिए। इन तमाम बातों पे कर रहे हैं। और अभी भाजपा के हमारे जो परिवारवाद पे विकास की बात हो रही, परिवारवाद पे विकास की आप बात हो रही है, आप रमन सिंह जी के बेटे अभिषेक सिंह की बात कर रहे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में कई बात कर रहे हैं, हो सकता है आप पटवा जी के बेटे से बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, लेकिन आप अपने, उन्होंने गौरव जी ने नेहरू जी के समय से गिनाया है तो अभी तक चला ही आ रहा है, उस पे बात करिए ना, जो हाई कमान परिवारवाद। देखिए आरएसएस का जो एक उनका जो मूल जो विचारधारा है, उनका जो विरोध है वो नेहरू जी से विरोध क्यों है, गांधी जी से विरोध, क्योंकि ये जिस जो आदर्श को मानते थे, अंग्रेजों के साथ ये इनके जो
पूर्वज अंग्रेजों की बड़ी बातें किया करते थे, अंग्रेजों के साथ ये पर थे, तो इनको तो कहीं ना कहीं दुख और दर्द है कि ये अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, उनको भगाया किसने? नेहरू जी ने भगाया, उनको भगाया किसने? गांधी जी ने भगाया। और इनके जो नेता थे सावरकर, जो माफीनामा मांग मांग के पेंशन ले लेके अपना काम चला रहे थे, तो निश्चित तौर पे नेहरू जी से इनको चिढ़ तो होगा। अब रही बात, देखिए मैं बहुत छोटा हूँ, शायद हो सकता है इस डिबेट में मेरा उम्र सबसे कम होगा, वंशवाद की बात जो भाजपा आरएसएस करती है, तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि परिवारवाद वंशवाद से दूर रहना था, तो अपने यहाँ पूरा अब जो छोटा सा पेड़ लगाए थे भाजपा का स्थापना हो, तो आज जब भाजपा में विशाल रूप में, तो वंशवाद भी विशाल हो गया। इस वंशवाद की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। और नेहरू जी, गांधी परिवार ने तो देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर पहुंचाया। हम थोड़ी ना कि बुलेट ट्रेन चला देंगे, 15 लाख नहीं, उन्नति और तरक्की पे पहुंचा तो देंगे, पहुंचा दिया उन्नति तरक्की, लेकिन कांग्रेस एक परिवार की छाया से मुक्त अभी तक नहीं हुई है विकास जी। देखिए त्रिपाठी जी, अगर कांग्रेस एक परिवार की छाया में, तो मैं समझता हूँ भाजपा आरएसएस के लोगों के पेट में कतई दर्द नहीं होना चाहिए। एक परिवार ने अगर देश को बढ़ाया, देश की तरक्की की, खुशहाली की, IIM ITI अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़े और आर्थिक तरक्की करवाई, उसमें कहां पर क्या दिक्कत है? अब ये जो भाजपा संघ परिवार, लोकतंत्र कहां बचा विकास जी? लोकतंत्र कहां बचा? ये तो राजा रजवाड़ों के समय का कि भाई बड़ा बेटा युवराज वही बनेगा राजा। लोकतंत्र कहां बचा? आप ये बताइए ना कि सोनिया जी के पास जब ये बात आई कि वो प्रधानमंत्री बने, उस पद को ठुकरा दिया सोनिया या सुषमा जी ने कहा कि वो अपना बिंदी नहीं लगाएंगी, माथे से तिलक नहीं करेंगी, तो सोनिया जी ने कहा भाई ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। इतनी सहजता। और उसके बाद आप बताइए, मैं चुनौती देते हुए पूछता हूं कि कांग्रेस का जो वंशवाद के बारे में संघ परिवार के वंशवादी जो आवाज उठाते हैं, मुझे बताएं, आंकड़ों समेत बताया कि देश कब खुशहाल और तरक्की हो, और आज देश को गर्त में पहुंचाने वाले। देखिए विषय ये है, विकास जी थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं। विकास जी मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ, संघ परिवार मुद्दे से भटका रहा है। एक वंशवाद का शब्द पकड़ के आज देश में बेरोजगारी, आज देश में भ्रष्टाचार, आज देश में आर्थिक अराजकता, ये कौन कर रहा है? आज आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, आप अपने मित्रों का 2.5 लाख से 5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किए, जो 15 लाख करोड़ लेके भागे इस देश का, त्रिपाठी जी, वो मोदी राज में भागे। अरे ये कर्जा आपके राज में, कर्जा आपके राज में यूपीए सरकार में दिया गया था। कर्जा हमारे राज में था, भागे मोदी राज में है। उनको पकड़ के लाना तो नहीं, तो बताते विश्व गुरु बने, ये तो अपने मोहल्ले के लोगों को पकड़ के जब कर्ज दे रहे थे तब जांच परख करनी चाहिए थी ना। मैं इस बात को मान रहा हूँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो डीजरे फाड़ फाड़ के कहते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, तो गुरु जी को तो इनके दोस्तों ने गुरु घंटाल बना दिया, पूरा देश का पैसा लेके भाग गए। चलिए विकास जी आएंगे, बहुत लंबा हो गया। हमारे साथ है सपा के भी हैं, पूर्व MLC मेंबर भी हैं, शशांक यादव जी। शशांक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाय जी। मोदी जी ने एकता और एकजुटता की भी बात कही है। 5 प्रणों में उन्होंने एक प्रण एकता और एकजुटता की बात कही। त्रिपाठी जी, एक की क्यों, 5 की बात करिए। आपने तो डिबेट ही रखी है कि प्रण पे रण जो है जी, और मैं पहले ही प्रण की बात करूंगा, पहले उसी पर बात हो जाए जी कि विकसित, उनका कि देश को विकसित कर रहा है। अब तक के लोग क्या विकसित नहीं कर रहे थे? पहली बात जी। और दूसरी बात, विकसित होने का भारतीय जनता पार्टी का पैमाना क्या है? तो किसको आप विकास कहेंगे? अगर पूरी दुनिया में जितने भी, चाहे वो सोशलॉजिस्ट साइंटिस्ट हो, चाहे यूएनओ के जितने भी कन्वेंशन हैं, जो प्रण लिए गए हैं, SDP जो बनाएगा कि सोशल डेवलपमेंट गोल्स तय किए गए, तो पहले तो विकास की परिभाषा तय करिए जी। आप किस चीज के लिए आप विकास करना क्या चाहते थे? जब आजादी का संकल्प लिया गया था, तो आजादी के मायने क्या थे? और संकल्प विकास इस बात का, पहली चीज शिक्षा, दूसरी चीज स्वास्थ्य, तीसरी चीज रोजगार, और चौथी तब ये आता था आपका पुल पुलिया सड़क निर्माण, जो सिविल के जितने भी कंस्ट्रक्शन है जी। आज शिक्षा में कहां पर है आप? और पिछले, मैं केवल मोदी जी के कार्यकाल की बात करूंगा, मैं पीछे क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, किस दल ने क्या किया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जी। इस 8 सालों में जरा सा ये देखिए कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के क्या हाल रहे।
उनकी बाकायदा जो रैंकिंग थी दुनिया के लेवल पे वो डाउन हुई है 8 साल के। ये आंकड़े आपके पास अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। जी, जी, मैं जी। भी क्लियर करने जा रहा हूं। जी आप जरा सा ये देखिए कि जो मातृत्व के जो मौतों की दर है, चाहे वो शिशु की दर की बात है, जिस पर कंसर्न जाहिर करी है लोगों ने, यूएनओ तक ने जाहिर करी है कि हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा पूरी दुनिया का डायबिटीज का केंद्र बन गया है हिंदुस्तान पिछले 8 सालों में। ये स्वास्थ्य की स्थिति है। अब आप रोजगार की बात आ जाइए, कोरोना में 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे। एम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में, उस पर नहीं बात करेंगे हमारे भाजपा के साथी। शशांक जी, वो बात कोरोना एक करेंगे। महामारी थी, उसका महामारी थी कोरोना। हाँ, आप त्रिपाठी जी आप भी वही बात करेंगे। जी। कोरोना कब तक रोकेंगे कोरोना को? जी रोजगार को आपको छोड़ना पड़ेगा। और जी। मुझे वो गणित नहीं समझ में आ रही कि स्टेट बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि 60% घरों की आमदनी घटी है, लेकिन 2 परिवारों की 256 गुना आमदनी बढ़ गई। ये कौन सी गणित है, मेरी समझ में आज तक नहीं आई जी कि शेयर मार्केट गिरता था लेकिन लोगों के जो हमारे अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, हमारे अरबपति भी बढ़ रहे हैं और गरीब भी बढ़ रहे हैं। ये कौन सा विकास है? तो मुझे तो जो सीधी सीधी बात है कि ये गोल गोल घुमाया जा रहा है, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक लाइन पकड़नी परिवारवाद, एक लाइन पकड़नी वंशवाद, एक लाइन पकड़नी भ्रष्टाचार। अरे इसको कौन सपोर्ट करने जा रहा है? दुनिया का जरा सा जो एक मामूली सा भी सड़क पे चलने वाला आदमी है वो भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। आप इस परिवारवाद की बात करोगे, जय शाह साहब कोई कौन सी कॉम्पिटेंसी थी जो वो बीसीसीआई के जो वो सेक्रेटरी बने, सौरभ गांगुली उनके अधीन काम कर रहे हैं, उसका उस परिवारवाद को भी कभी बोल दीजिए। एक परिवारवाद हमारी स्मिता ईरानी साहिबा का हुआ, हमारी मंत्री है, बड़ा ओपनली उन्होंने चैलेंज किया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप ही जैसे मीडिया के साथियों ने वो भी एक्सपोजर किया इंडियन एक्सप्रेस ने कि उनके पति देव ने अपनी जिस संस्था पे जीएसटी ले रखा है वो पता वही है जो पता ईरानी जी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर भी खामोश हैं। तो देखिए होता क्या है, परिवारवाद पे आपकी पार्टी पे भी आक्रमण था एक तरह से। देखो होने दीजिए ना जी हम सब कह रहे हैं ये इश्यू वो उठा रहे हैं, जनता के बीच में बहस में जाने दीजिए। जनता आज की तारीख में रोबोट बनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मानना क्या कहा उन्होंने, विपक्ष मुक्त भारत, ये डेमोक्रेटिक तरीका है। 37 दल इनके साथ है, आज की तारीख में एक दल इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। ये डेमोक्रेटिक सोच है भारतीय जनता पार्टी की। आपके मीडिया के लोग, खुद मीडिया 18 चैनल एक एक परिवार चलाएगा, 20 चैनल एक एक परिवार के हाथ में होंगे, और आप खुद जो है मीडिया को जो है उसको एक जनता के सामने एक नया वर्ड आ गया, गोदी मीडिया। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये स्थिति क्यों आई? ये तो विपक्ष ने गढ़ दिया है, विपक्ष ने गढ़ दिया है। ठीक, अरे सर विपक्ष जनता है ना, विपक्ष कोई एलियंस तो है नहीं, कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं, पाकिस्तानी तो है नहीं विपक्ष। विपक्ष भी तो जनता है और जनता उसको सुन रही है। मोदी मीडिया जब आपको बोला जाता है तो जनता सुनती है उसको, जनता बाकायदा अप्रिशिएट करती है। इन चीजों पर सोचने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हौसला बढ़ाया, 75वां हमारा है, बहुत कुछ पाया है हमने, इन 8 सालों में भी मिला, ऐसी बात नहीं है। इनके भी कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, लेकिन ये वैसे ही उपलब्धियां हैं कि 1,76,00,000 का जब 2G घोटाला होता है तो बहुत बड़ा घोटाला होता है, और जो घोटाले की सीएजी की रिपोर्ट बनाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन जाते हैं। आज की तारीख में 5G होने जा रहा है और 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं कर पा रहा, लेकिन ना तो मीडिया उसको देख पा रही है, ना हमारे एक्सपर्ट्स देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीजें जब मैनिपुलेट होती है, जब मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है, जब एक डायरेक्टिव किया जाता है, तब स्थितियां वहां निकल के आती है कि जनता वही सुन रही है, और इसीलिए व्यूअरशिप लगातार सभी की कम हो रही है, अखबार भी कम बिकने लगा है, अब लोग सोशल मीडिया पे भरोसा करने लगे। चलिए, आप मीडिया की चिंता कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने मीडिया की चिंता की है। अब बहुत सारा गौरव जी ने आपका भी आरोप सुन लिया होगा, निश्चित विकास जी का भी सुन लिया होगा, मैं उनसे उत्तर लेंगे, लेकिन एक बार हम चलेंगे कृष्ण मोहन झा जी के पास। झा साहब, 2047 का विजन उन्होंने पेश किया, विकसित देश हो जाएगा हमारा 47 तक। देखिए, निश्चित रूप से त्रिपाठी जी जिस ढंग से 2014 में उन्होंने पहली बार जब भाषण दिया था
और कल जब उन्होंने भाषण दिया, 9वीं बार उन्होंने भाषण दिया है लाल किले से, जी तो बहुत कुछ एक जो अपील है सीधे सीधे, निश्चित रूप से विपक्ष के मायने अलग हो सकते हैं, विपक्ष अलग ढंग से सोच सकता है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते और बहुत करीब से, चूंकि आप जानते हैं मैंने किताबें भी लिखी है, तो मैंने बहुत करीब से देखा है, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। और यही वजह है कि 2019 के जो चुनाव परिणाम थे वो उनके पक्ष में बने। और आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से उत्कृष्ट आपने भारत, कहा करके दिखाया है, ऐसा क्या कर दिया है? देखिए आज आप खुद देखते हैं, यदि हम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हमने खुद भ्रमण किया, आप देखिए गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना देखने को मिला, जहां सड़कें नहीं थी, सड़कों का जाल बना। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 2014 के पहले, विकास जी आऊंगा मैं आपके पास। 2014 के पहले हम जब देखते थे तो आए दिन भ्रष्टाचार की बात होती है, आए दिन कोई ना कोई मंत्री के ऊपर आरोप लगे, लेकिन जो यही वजह थी कि 10 साल तक यूपीए पे आम आदमी ने भरोसा किया। और 2014 में जब मोदी जी के साथ गए तो लगातार आप देखिए कि 2019 का जो परिणाम था उनके फेवर में रहा। और एक निश्चित रूप से जो आपने देखा होगा कि जब लोग कहते थे कि ये संभव नहीं, जब कश्मीर की बात आती थी, आर्टिकल 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, तो ये सब बातें आम आदमी को बहुत कुछ प्रभावित की है। रही बात, निश्चित रूप से शशांक जी ने बहुत अच्छी बात की कि ऐसा नहीं है कि 8 साल के कार्यकालों में उपलब्धि नहीं रही। जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा था, जब हमारे वैज्ञानिकों ने जब कोरोना वैक्सीन तैयार की, चाहे कोविडशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, तो उस पर भी तरह तरह के आरोप लगे, WHO ने बहुत सारी बातें की, लेकिन बाद में उसको अप्रिशिएट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि 200 करोड़ लोग टीकाकरण हुए और टाइमली फ्री टीकाकरण हो पाया। कोविशील्ड तो हम लोगों ने लंदन से लिया था, तो फार्मूला लंदन से आया। हाँ, निश्चित रूप से जो टीकाकरण भारत में हुआ, जी तो एक आप देखो कि अमेरिका ने भी उसकी तारीफ की, रूस ने भी तारीफ की, जापान ने भी तारीफ की, हर राष्ट्र ने उस चीज़ की तारीफ की। तो कहीं ना कहीं, और आयुष्मान, आप जो आपने कहा कि क्या मिला, जो आपने आयुष्मान योजना के अंतर्गत आप देखिए कि आपके रीवा का हो, चाहे वो हमारे मंडला का हो, तो आज विकास जी आऊंगा थोड़ा कमेंट्स आ जाए। बड़े बड़े अस्पतालों में लोग इलाज करा पा रहे हैं। आज वो उनके जो इलाज पहले हम देखते थे कि प्रॉपर सुविधाएं ना मिलने के कारण वो दम तोड़ देते थे, वो स्थिति नहीं है। तो निश्चित रूप से यदि एक आदमी खुले मन से कह रहा है, भ्रष्टाचार की बात उन्होंने ये नहीं कही कि हमारी पार्टी में नहीं, उन्होंने ओपन वे पे कहा है कि भ्रष्टाचार पे नियंत्रण होना चाहिए। निश्चित रूप से उनका इशारा हो सकता है कि जो अन्य राज्यों में कितने साल, 8 साल से सरकार है भाई, भ्रष्टाचार में तो अंकुश लगाना सरकार का काम है। देखिए त्रिपाठी जी, आप इस बात को क्यों नहीं देखते हैं कि आप एक आज 8 साल के कार्यकाल में एक भ्रष्टाचार दिखाइए। यदि मोदी के लोगों का एक भ्रष्टाचार आज तक विपक्ष उजागर नहीं कर पाया, मीडिया उजागर नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, कोई स्थिति तो ऐसी होगी। और शशांक जी कह रहे थे कि जो आम जनता तय करती, तो आम जनता का रिजल्ट तो देख रहे हैं आप, चाहे यूपी की बात हो, चाहे अन्य राज्यों की बात हो, जिस ढंग से आज भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के ग्राफ के साथ जो मोदी जी के कार्य हैं वो प्रभावित तो कर ही रहे हैं। जी चलिए गौरव जी के पास चलेंगे, लेकिन विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी विकास जी, गौरव जी से उत्तर लेना चाहेंगे? मैं तो बहुत सम्मान से पत्रकार महोदय को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार हुआ नहीं है, एक भी आरोप लगा नहीं है। अब कौन सा चश्मा उपलब्ध कराया जाए कि गुजरात की धसकती हुई सड़कों को दिखाया जाए, वो कौन सा चश्मा हम ला के दे जिसमें कोरोना के समय लाखों लोग पैदल चल रहे थे, लोगों की रोड में मौत हो गई, और कौन सा चश्मा हम ला के दे जिसमें रेल की पटरी में 2 जून की रोटी के लिए भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं है, वो व्यवस्था, कानून व्यवस्था से जुड़ा है। ला के दे जो मध्य प्रदेश के धार जिले में जो बांध बन गया वो देख सके देश। कृष्ण मोहन जी कह रहे हैं केंद्र सरकार की बात करिए, केंद्र राज्य सरकार की नहीं। विकास जी केंद्र सरकार की बात करिए। केंद्र सरकार का जो नाभि है गुजरात है, 30,000 करोड़ का ड्रग्स कौन सा चश्मा ला के दे? आज भी 2,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है मुंद्रा पोर्ट में, और कौन सा चश्मा? मोदी मंत्रिमंडल में काम करने वालों पे किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो वो गिनाइए। एक व्यक्ति 60,000 करोड़ से बढ़ करके देश के पूरे विश्व में चौथे नंबर का पैसा वाला हो जाता है। भ्रष्टाचार के मायने और परिभाषा ही बदल के रख दी मोदी सरकार ने। और पूछा जाता है भ्रष्टाचार कैसे होता है, आज 2 रुपया लीटर दूध बढ़ गया, ये तो पैसे वाले लोग हैं, ये तो पी लेंगे, गरीब लोग कहाँ से दूध दही खाएंगे पिएंगे, आप मेरे को बताइए। विकास जी फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। विकास जी 1,000 से ऊपर हो गए। त्रिपाठी जी, आप भ्रष्टाचार की किस चश्मे से भ्रष्टाचारी? विकास जी ये महंगाई का मुद्दा हो गया, ये महंगाई का मुद्दा हो गया।
उनका कहना है कि केंद्र सरकार पिछले 8 साल से 7 साल से 8 साल से काम कर रही है। उनके मंत्रिमंडल यूपीए सरकार में जिस तरह से आरोप लगे थे, हाँ ये बात अलग है कि आरोप मुक्त हुए बाद में वो लोग, लेकिन आरोप लगे थे। आप मोदी सरकार में किसी भी मंत्री पे लगा आरोप हो तो बता दीजिए, फिर हम गौरव जी के पास चले। देखिए यहाँ तो 10 चेहरा मोदी जी 10 सेकेंड 5G का जो आप अभी जिस रेट में 5G बिका है उतने रेट में 2G बिका था। इससे बड़ा भ्रष्टाचार मोदी सरकार के ऊपर क्या होगा मुझे आप बताइए। इसके लिए कौन सा चश्मा मैं ला के दूं कि देख पाए। चलिए गौरव जी मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज आ रही थी। तो आपने विकास जी को भी सुन लिया होगा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रायपुर से हैं। शशांक यादव जी सपा प्रवक्ता लखनऊ से हैं, उन्होंने काफी कुछ डिटेल आंकड़े दिए हैं, आप उससे उत्तर चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक और बात कही उन्होंने, एकता और एकजुटता की, इसके माने नहीं समझ पाए। देखिए जब देश 130 करोड़ से ऊपर की आबादी का देश है और जब किसी विषय पर एक होता है और एकजुटता दिखाता है तो दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपे वो विश्व को अपनी बात न मनवा ले। और एकजुटता ही किसी देश की संगठित शक्ति होती है जिसके कारण पूरे विश्व में उस देश की शक्ति को आंका जाता है। जैसे जापान एक छोटा सा देश है लेकिन उनकी एकजुटता जो है वो पूरे विश्व को झुकाती है, उसके प्रति आदर रखने के लिए मजबूर करती है, उनके प्रति सम्मान रखने के लिए मजबूर करती है। तो ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता इस देश में भी है। देखिए आज का जो विषय आपने रखा है बहुत महान विषय रखा है और पांचों जो प्राण प्रण प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देशवासियों को आह्वान किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बहस हो रही है, चाहे वो विकसित राष्ट्र के पहले ही पॉइंट की बात किया जाए, भटक जा रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हीं घिसे पिटे मुद्दों पर जा रहे हैं जिसके कारण से आज जनता ने इनको विपक्षियों को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। जो विषय ये उठा रहे हैं वो झूठा और कहीं न कहीं बेमानी नजर आ रहा है। देखिए विकास की जहां तक बात है उसके कई पैमाने हो सकते हैं, विकसित राष्ट्र के कई पैमाने हो सकते हैं, चाहे वो एसडीजी की बात करें, चाहे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करें, चाहे अपना देश स्वयं अपने विकसित राष्ट्र का मानक बनाए, नेशन स्टेट से बाहर जाकर के नागरिक कर्तव्य की बात पर प्रधानमंत्री जी करते हैं। कई ऐसे विषय उन्होंने दिए हैं देश को कि उस पर मंथन करने की आवश्यकता है, उस पर सार्थक चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से निरर्थक विषयों पर यहाँ पे बहस हो रही है, मुझे लगता है जनता को उससे सार्थक चीजें नहीं मिल पाएंगी। जी गौरव जी एक बात और कही, विकास जी मैं आऊंगा आपके पास, विकास जी फिर आऊंगा, समय बहुत है। मैं छोटी एक बात उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि नेहरू जी के समय से ये बना वो बना, बहुत सारी चीजें उनके कार्यकाल में भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरा हम पूछना चाहते हैं कि गाजीपुर में एक पुल नेहरू जी ने उद्घाटन किया था 1952 में, उसका लोकार्पण मोदी जी ने किया अपने प्रथम कार्यकाल में। बोगी ब्रिज आसाम के अंदर बनता है जिसका उद्घाटन 40 वर्ष पहले होता है, उसका लोकार्पण मोदी जी ने किया। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं, सैकड़ों परियोजनाएं हैं जिसको मोदी जी ने न सिर्फ दोबारा उद्घाटन किया बल्कि लोकार्पित भी किया, जो कांग्रेस के कालखंड से लंबित रही है। तो ये भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों के कारण ही संभव रहा और चंद परिवारों तक पूरे देश के संसाधनों को लुटा देना ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे कांग्रेस में मेधावी लोग रहे हैं, विकास जी एक एक करके, विकास जी एक एक करके घूमती रही, पूरी पार्टी घूमती रही और यही कारण है कि आज पूरा देश उस परिवार को भी नकार रहा है, उस परिवार। गौरव जी एक बड़ा छोटा सा सवाल है, थोड़ा बड़ा छोटा सा, एकता और एकजुटता का मैंने आपसे पूछा था, ये तब होगा जब सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा। देखिए एकता और एकजुटता निश्चित रूप से आएगी, उसका भी मंत्र प्रधानमंत्री जी के आह्वान में ही छुपा हुआ है जी। और वो है नागरिक कर्तव्य। जब हम नागरिक कर्तव्यों से जुड़ेंगे, अपने नैतिक मूल्यों से जुड़ेंगे और एक अनुशासित नागरिक के रूप में देश को सर्वप्रथम रख करके अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में एकजुटता दिखाई देगी। चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, हमारे विचारों में भेद हो सकते हैं, हमारे विचारों में भेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ देश में संकट है तो हमारे किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति चोरी छुपे जो है वो किसी राष्ट्र के राजदूत के साथ चोरी से मिलता हो, अपनी सूचनाएं उधर पहुंचाता हो।
कोई ऐसा राजनीतिक गिरफ्तार दल नहीं करवा दीजिए होगा, ना, अगर कोई ये ऐसा आपके राजनीतिक पास दल नहीं जानकारी होगा है, इनपुट है, जो गिरफ्तार दूसरे करवाइए। दूसरे देश से जाकर के चंदा लेता संघ हो। वालों के साथ अपने विकास जी मुद्दे में विकास जी एक चंदा मिनट लेता हो। विकास जी आप जब मैं- बोल रहे थे तो गौरव जी पूरी तन्मयता से सुन रहे थे। कृपया करके उनकी बात आ जाए, हम आपको फिर मौका देंगे। जी जी, संक्षेप में गौरव जी। प्रधानमंत्री जी उसी एकजुटता की बात कर रहे हैं कि बाउंड्री के बाहर, देश के बाहर हमारे देश का संदेश ये जाना चाहिए कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी से भेद नहीं रखते, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी का व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, वो एकजुट है, एक साथ खड़ा है। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हमारी सेना अपना पराक्रम दिखाती है, तो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है और यही मौका देता है, अवसर देता है दुनिया के अन्य देशों को भारत के अंदर पेनिट्रेट करने का, भारत के अंदर के विषयों में छेड़खानी करने का। चलिए, ये बंद होना चाहिए। जी 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 गौरव जी। शशांक जी गौरव जी ने बहुत अच्छा गर्मजोशी के साथ बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने जो इरादे व्यक्त किए हैं उसके बारे में। मेरे ख्याल में आपका रेफरेंस उसी एकजुटता वाले सेंस पर ज्यादा है मेरे ख्याल से, जो आप क्वेरी चाह रहे हो, जो गौरव जी ने बोला है। जी, मैं एकजुटता में बहुत, चूंकि समय कम रह रहा है, एक बहुत छोटी सी बात लिखा पड़ी की कह रहा हूँ, जिसको सारे लोग चेक कर सकते हैं और आप खुद भी पत्रकार होने के नाते चेक कर सकते हैं। जी 17 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक योजना बनाई कि 5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा में खर्च किए जाएंगे विकास के लिए। बड़ा विकास का नाम ले रहे हैं। मैं चुनौती के साथ आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक थे, उन क्षेत्रों में वो विकास निधि विधायकों वाली लगी। विपक्ष के विधायकों में 5 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख पाने मुश्किल हो गए। चेक करा दीजिए। ये एकजुटता की बात है। विपक्ष में अगर आप एकजुटता चाहते हो तो डेमोक्रेसी की पहली चीज ये है कि विरोध करने के अधिकार को आपको सम्मान देना पड़ेगा। जी, आपको ये सम्मान देना पड़ेगा कि आप गाली भी खाएंगे लेकिन आप अपना संयम नहीं खोएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका मूल चरित्र आप देख लो, कैसे भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने ये नारा पास कर दिया कि विपक्ष मुक्त भारत करना है, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उस पर ताली बजाते हैं जब पोडियम पे ये बोला जाता है, और अभी तक किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का ये बयान नहीं आया। हम तो कहते हैं गौरव जी बताए, क्या ये डेमोक्रेटिक भाषा है विपक्ष मुक्त भारत की? ये अहंकार की भाषा नहीं है। अहंकारी कभी भी सत्ता के योग्य नहीं होता है। आप तानाशाह हो सकते हो। आज की तारीख में आपकी बात चल रही है कि आपने कहा कि साहब जनता, हमारे पत्रकार महोदय भी कह रहे थे जनता उनको ओके कर रही है। जनता ने तो गैलीलियो को भी गलत माना था जब उसने कहा था कि धरती गोल। जनता को समझाना पड़ता है, तर्क आपको रखने पड़ते हैं। आज की तारीख में आप भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार माध्यम से या जिस भी रूप में कामयाब है, सफलता को सिकंदर कहते हैं, वो आज की तारीख में सिकंदर है। लेकिन हम अपने तर्क की बातों को, महंगाई की बात को, बेरोजगारी की बात को, रोजगार की बात को, स्वास्थ्य की बात को पीछे हटने वाले नहीं हैं। युवाओं के लिए और एकजुटता की जहां तक बात है, इस मुल्क में जो डाइवर्सिटी का फार्मूला पूरी दुनिया को दी है, उस विविधता को हमें जिंदा रखना पड़ेगा। ये हमारी सोच है। और एकजुटता पे प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उसको अगर उसकी आत्मा को भी स्वीकार करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए, निश्चित तौर पर आपने बड़ी बात रखी है, हम गौरव जी से ले लेंगे, लेकिन विकास जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास जी, एकता और एकजुटता। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो ये एकता और एकजुटता की बात आ रही है, देश में सबको लेके साथ चलने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। एक वाकया याद आता, वरिष्ठ पत्रकार है देश को, तमाम लोग आपके साथ अभी हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का घुटने में समस्या हो गया था, और ये बात जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को पता चला कि अटल जी के, ये बहुत पुरानी बात हो गई, कई बार कही जा चुकी है कांग्रेस की तरफ से। अब मैं, अगर मुझे समय आप नहीं दे पाएंगे, मैं उन भावनाओं नहीं, समय दे रहा हूं, लेकिन वही बात पुरानी क्यों दोहरा रहे हैं? कैसे
कैसे दबाओ, कांग्रेसियों को कैसे निचोड़ो, वंशवाद और परिवारवाद का ठप्पा लगा के देश को कैसे बर्बाद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग धारा प्रवाह हिंदी के बड़े बड़े शब्द बोल दिए, उसी से देश नहीं चलता। त्रिपाठी जी, मैं उस भावनाओं को प्रदर्शित करना चाह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए मन में इसने राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के साथ था, उन्होंने उन प्रतिनिधिमंडल में उनको भेजा अमेरिका और उनका घुटने का इलाज निःशुल्क हुआ। मैं एहसान नहीं गिना रहा हूं। अब मैं मूल बात पे आता हूं। अरे विकास जी, इंदिरा जी को दुर्गा स्वरूप किसने तुलना की थी? इंदिरा जी की मेरी सुन तो लीजिए बात सर। वही आपने कहा कि दोनों तरफ से है। इंदिरा जी के दुर्गा स्वरूप तुलना किसने की थी, ये भी आपको मालूम होगा। जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था पोखरण के बाद में। जी। अब नहीं, बांग्लादेश बनाने के बाद किया था। बांग्लादेश के 2 टुकड़े के समय बोला था। जी। अभी ये मोदी जी के लोग, मोदी जी कहते कुछ है, पता नहीं सही बात कहते कि नहीं कहते, और उनके लोग ड्रामाबाजी करते। आप देखिए संसदीय इतिहास में कितना विभत्स चेहरा आया कि मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी अपनी मां की उम्र की महिला सोनिया जी का अपमान करती है, उन्हें उंगली देख के धमकाती है और उनको चमकाती है, उनको कहती है कि हु वी आर यू नो। ये धमकी संसद भवन के पवित्र मंदिर में, और मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। प्रेरित कौन कर रहे हैं इन तमाम चीजों के लिए? देखिए, सत्ता आती और जाती रहती है, किसी के लिए इस प्रकार का उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहे थे। और मैं कांग्रेसी होने के नाते कह सकता हूं, इस प्रकार का अभद्र आचरण कभी किसी कांग्रेसी ने, मैं कह सकता हूं किसी भी समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, किसी ने संसद के ऐसे पवित्र सदन में कभी नहीं किया है। मर्यादाएं लांघी नहीं जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर देश की तरक्की की बात करना है, बड़े बड़े हिंदी के शब्दों से देश तरक्की। विकास जी, आपने कहा अटल जी को मणिशंकर अय्यर जी नालायक कह दिया था। अटल जी को मणिशंकर अय्यर जी ने नालायक कह दिया था। उसका खामियाजा मणिशंकर अय्यर जी को भुगतना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने पर्याप्त दंड दिया था, लेकिन सोनिया जी के साथ अपमानजनक बात हुआ, ना उनको लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया, ना प्रधानमंत्री जी के मुंह से महिला सम्मान के लिए एक शब्द भी पूछे। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बहुत बड़े बड़े भाषा में ड्रामा करते हैं, हकीकत नहीं कर पाते। जी गौरव जी। जी पटेल, बहुत सारी विकास जी ने बातें कह दी, लेकिन कि बड़े बड़े अच्छे हिंदी के शब्द बोल करके मोदी जी को आप श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन है नहीं। मेरा ख्याल विकास जी कांग्रेस से है ना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करूं, देखिए, इमरजेंसी किसने लगाया था? विपक्ष का दमन किसने किया था? विपक्ष के सभी नेताओं को जेलों में ठूसने का काम किसने किया? चलिए, वो इमरजेंसी तो एक कालखंड हो गया, उसकी बात करें। उसकी बहुत बात हो चुकी है, इमरजेंसी बहुत बात हो चुकी है। लेकिन जो किसी पार्टी का जो चरित्र होता है वो उसके कर्म में दिखाई देता है। लेकिन अभी लेटेस्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से किसान आंदोलन 1 वर्ष तक चलता रह गया, कितने सहिष्णुता के साथ, गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार ने उसका जवाब दिया। वहीं आप देखिए कि किस प्रकार से किसी भी शांत रहिए। आप बोल चुके आप आंकड़ा कहां से लाए हैं? पाकिस्तान से लाए हैं, चीन से लाए हैं? वो आपको बेहतर पता होगा, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ये आंकड़ा कहां से आप लोग ला करके प्रस्तुत करते हैं? विकास जी धैर्य रखिए। विकास जी, झूठे विषयों पर जनता ने नकार दिया है, आपके मुद्दों को जनता ने नकार दिया, ये बात बहुत साफ है। तो हमारी विकास जी बीच में टीका टिप्पणी करेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी। जी गौरव जी। देखिए, इस पूरे 70 वर्ष के कार्यकाल में 2014 से पहले इस देश में 6 एम्स थे केवल, और ये बार एम्स और आईआईटी की बात करते हैं। जरा आज सिर्फ 8 वर्ष में वह आंकड़ा देख ले कहां पहुंच गया है। 17 एम्स ऑपरेशनल हो गए हैं उसके बाद। और आप देखिए उनके कार्यकाल में जो सड़कें बनती थी उनकी गति क्या थी? 8 किलोमीटर पर डे। आज क्या है? 41 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से बन रही है। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं। पहली बार लाल किले की प्राचीर से स्वदेशी निर्मित तोप से, हौवित्जर तोपों से सलामी दी गई। ये बदलाव नजर आना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी, ये बात बहुत साफ है। और देश अब अपना गियर बदल चुका है।
प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में देश का गियर बदल चुका है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना गियर बदल चुका है और उस रफ्तार में विपक्षी दल लेकिन बहुत पीछे जा लेकिन चुके हैं, शशांक जी ने क्योंकि कहा है आज कि भी- आप विपक्ष मुक्त भारत बनाने की बात करते, क्या ये लोकतंत्र में सही है? नहीं, देखिए, विपक्ष अगर अपने गलत और झूठे मुद्दों से, जो राष्ट्र विरोधी मुद्दों के साथ भी अगर वो खड़ा रहेगा तो वो विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि देश की जनता वोटर है, वो जनार्दन है, वो हमारी भी मालिक है, इनकी भी मालिक है, दोनों का मूल्यांकन करती है। हम जनता से जबरन जाकर के वोट नहीं लेते या जनता को ये नहीं कहते, हम सच्चे मुद्दों के साथ अपने अहर्निश परिश्रम के साथ जनता के बीच में जाते हैं, वही ये झूठे मुद्दों के साथ जाते हैं, भड़काने वाले बयानों के साथ जाते हैं। इसलिए जनता अब इनको समझ चुकी है और आज डिजिटल इंडिया और मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता और ये आज भी उसी पुराने शैली से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हाशिए पर है और ये हाशिए पर ही रहेंगे, क्योंकि उसके पेरीफेरी से बाहर आना इन्होंने सीखा ही नहीं। चलिए गौरव जी शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर। शशांक जी, वह ये सही कह रहे हैं कि हम लोग पुराने तरीके से काम करते हैं। ईडी का, सीबीआई का वो इंटेलिजेंट तरीका हमको मालूम ही नहीं था, जो इंटेलिजेंट तरीके से आप महाराष्ट्र में भी सरकार बना लेते हो, आप गोवा में भी बना लेते हो, मध्य प्रदेश में हारने के बाद भी बना लेते हो। ये इंटेलिजेंट तरीके वास्तव में विपक्ष को नहीं मालूम थे, अब सीख रहे हैं इनसे, हम सीखेंगे इनसे और उसको भी ये बड़ा डेमोक्रेटिक मानते हैं। शिंदे साहब का वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ किया भी नहीं, लेकिन उससे पहले सरकारें बनाना, मैं कह रहा हूं। और जो आपने गौरव जी ने एक बात कही कि जनता विलुप्त कर देगी, जनता को पूरा अधिकार है, जनता जनार्दन है, लेकिन मंच से भाषा आपने मुक्त भारत चाहिए। मैं वो कह रहा हूं कि आप जन्मना, आपका डीएनए एंटी डेमोक्रेटिक है, ये आपके भाषण से, आपकी शब्दावली से प्रतीत होता है। हम तो कहते हैं आप रहिए, खुल के बहस होनी चाहिए, आना चाहिए। आपको जनता चाह रही है, ठीक है, हम समझाने में जनता को कहीं ना कहीं नाकामयाब होंगे, हम अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, लेकिन आप अगर आप ये कह देंगे कि सारा का सारा विपक्षी राष्ट्रद्रोही है, आपके हिसाब से केवल राष्ट्रप्रेम का ठेका केवल आपने ले रखा है, पूरा का पूरे विपक्ष को आपने भी कह दिया कि राष्ट्रद्रोही होगी तो जनता उसे विलुप्त कर देगी। गौरव भाई, ये उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में आलोचना को सुनिए और सुन के आप बेहतर करेंगे। आपके पास डबल इंजन की सरकारें हैं, केंद्र में भी बैठे हो, राज्यों में भी बैठे हो, जितना कर सकते हो। और एक मैंने आंकड़ा दिया है, उसको चेक कर लीजिएगा। मैं कभी हवा में नहीं बोलता हूं कि आपने खुद, मैंने कहा कि आप एकजुटता की बात कर रहे हो, विपक्ष के विधायकों के यहाँ 50 लाख का भी काम नहीं दिया और 5-5 करोड़ के काम विधायकों के यहाँ किए। जिन कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे हो, हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के आसपास आंकड़े भी होंगे, आपके 65% विधायक दूसरे दलों के हैं, आपका अपना कार्यकर्ता पीछे रह गया। मेरे लखीमपुर में 8 सीटें हैं, 7 सीटें दूसरे दलों की। आपके 40-40 साल के कार्यकर्ता वो जिला पंचायत के मेंबर तक नहीं बन पाए हैं। आप मैनेजमेंट की बातें हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की तारीख में आप कामयाब हो, लेकिन आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए चलते चलते एक टिप्पणी कृष्ण मोहन जी, तटस्थ टिप्पणी चाहिए। कृष्ण मोहन जी। निश्चित रूप से शशांक जी बहुत सही बात कह रहे हैं। जैसे ही कल मोदी जी ने कहा कि डेमोक्रेसी के मामले में हम विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आप आदर्श की जब बात करते हैं तो विपक्ष को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और एकजुटता जब होगी, जब कोई भी, जब राष्ट्रीय आपदा हो, विकास की बात हो, तो जब एक मंच पर बैठ के बात करेंगे। मेरे को लगता है कि 24 घंटे राजनीति से हट करके एक फोरम में आकर के बात करना बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि शशांक जी की जो बात है, इसको मोदी जी को, भाजपा को आत्मसात करने की ज़रूरत है। और चुनाव के बाद जो भी स्थिति हो, तो जो विकास हो सबके साथ समान होना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे जो विधायक निधि है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की दिशा में जब कार्य होगा तभी मोदी जी का ये नारा है वो सफल हो पाएगा, जो प्राणपण उन्होंने लिया वो सफल हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, विकास जी आपका, शशांक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण मोहन जी आपकी भी विशेष टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का तकरीबन 80 मिनट का भाषण, उनके लाल किले के प्राचीर से दिए पिछले 8 भाषणों से कई मायने में अलग था। इस बार भाषण में पीएम मोदी ने न तो किसी नई योजना की घोषणा की और न ही आतंकवाद, पाकिस्तान, विदेश नीति जैसी चीजों का जिक्र किया। उन्होंने 2047 के भारत की तस्वीर दिखाई और बताया कि कैसे 25 साल में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा उन्होंने भाई भतीजावाद पर प्रहार करने के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता से
साथ मांगकर कहीं न कहीं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा भी सेट कर दिया। खैर, अब देखते हैं कि मोदी जी का जो प्रण है वो उन्हें 2024 का रण जिताएगा या विपक्षी दलों की रणनीति मोदी के प्रण पर भारी पड़ेगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।